सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑन बिहार करंट अफेयर्स। अभी तक हमने जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च, अप्रैल 2024 के बिहार करंट अफेयर्स को कंप्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम मई और जून 2024 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एंड दीज आर कवर्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ऑल इंपॉर्टेंट मैगजीन्स जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। सबके मंथली मैगजीन्स को मैंने कवर किया है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चीजें हैं वो सिर्फ यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। आप इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट आइटम इज अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैज इनॉग्रेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 100%, है ना। आइदर इट्स फ्रॉम हिस्टोरिकल एंगल और फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंगल, यू हैव टू कवर इट कंप्रिहेंसिवली। सो मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि आपको हर एक फैक्ट बता दी जाए ताकि आप इस क्वेश्चन को अगर आए तो गलत बिल्कुल भी ना करें, है ना। दिस इज अ इट्स अ काइंड ऑफ फ्री क्वेश्चन, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ फ्री क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। सो स्टार्ट करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, इट्स अ joint collaboration between India and East Asia Summit countries. So East Asia Summit countries जो भी हैं, है ना, लेट्स से लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है ना, इस तरीके की जो भी ईस्ट एशिया समिट की जो कंट्रीज हैं उनके और इंडिया के बीच का ये जॉइंट कोलैबोरेशन है ये यूनिवर्सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने लायक कि इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट की जो कंट्रीज हैं वो। ठीक है, अगर आपको ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज के नाम नहीं पता है तो आप एक बार गूगल करके इसको देख लेंगे, ये आपका होमवर्क भी है। ठीक है, दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन राजगीर, ये सबको ही पता है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी की नोडल बॉडी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाए तो दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। नोडल बॉडी इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दिस इज द फर्स्ट कैंपस इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट नेट जीरो इको रिसाइकलिंग स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली नेट जीरो इको रिसाइकलिंग स्ट्रेटेजी पे ये कैंपस का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इट्स अ सोलली अ PG इंस्टीट्यूट, इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। ओनली मास्टर्स एंड PhD कोर्सेज विल बी ऑफर्ड हियर। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यहां पर ऑफर नहीं होंगे। अगर ये स्टेटमेंट में आ जाए आपके तो प्लीज रिमेंबर दिस, इट्स अ सोलली PG इंस्टीट्यूट, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज ऑफर की जाएंगी यहां पर। कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं यहां पर, बैकग्राउंड। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में पास किया गया था और ये स्टार्ट किया फंक्शनिंग करना 2014 में। ठीक है, it's close to the new campus is located very close to the UNESCO World Heritage Site नालंदा महाविहारा, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके लोकेशन से थोड़े दूर पे है ये लोकेटेड। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली यहां से ये फैक्ट। अब इसकी हिस्ट्री को देखें तो इट वाज अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वेदर इट वाज महायाना यूनिवर्सिटी, महाना, इट बिलोंग टू द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म और हिनायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सो दिस इज योर होमवर्क, प्लीज फाइंड इट आउट। ये बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी जो थी यहाँ पर बेसिकली किस पर्टिकुलर सेक्ट से रिलेटेड था? आइदर इट वाज हिनायन और महायान। ठीक है, तो दोनों में से एक कौन सा था आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताएंगे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1428 AD, है ना। 1428 AD वाज द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर, है ना, एंड कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये जो लोकेटेड था, जो एंशियंट किंगडम था, है ना, बिहार में जो एंशियंट किंगडम था वो मगध था, है ना, उस पर्टिकुलर रीजन में ये लोकेटेड है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन कम्स इंडियाज एंशियंट आईवी लीग कॉलेज। सो आईवी लीग कॉलेज का मतलब क्या है? जो अभी के आईवी लीग कॉलेज कौन कौन से हैं ना, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो आईवी लीग कॉलेज कौन से हैं? हार्वर्ड है ना, प्रिंसटन है। ठीक है, तो ऐसे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उस समय की उनमें से ये एक था, है ना। और यहाँ पर एडमिशंस कैसे होते थे? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता था ना। गेटिंग एडमिशंस टू द यूनिवर्सिटी वाज जस्ट एज कॉम्पिटिटिव एज इट इज टुडे, टुडेज एलीट यूनिवर्सिटी सच एज IIT, IIM और आईवी लीग स्कूल्स। तो इतना टफ था उस समय इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। Students had to go through a rigorous interview process, and those who passed were assigned to a mentorship group led by renowned Buddhist teachers. तो उस समय के जो वहां के बुद्धिस्ट, रिनाउंड बुद्धिस्ट टीचर्स थे उनके अंडर मेंटरशिप आपको मिलती थी, है ना, आफ्टर पासिंग दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू।
एंड द नेम ऑफ द बुद्धिस्ट टीचर्स वर धर्मपाल एंड शीलभद्र. सो ये नाम भी याद रखना आप लोग, है ना, धर्मपाल और शीलभद्र. द यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, है ना, इस लाइब्रेरी का नाम क्या कहा जाता था इसको? माउंटेन ऑफ ट्रुथ और धर्म गूंज. ठीक है, सो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी का नाम क्या बताया जाता है? माउंटेन ऑफ ट्रुथ और धर्म गूंज, विच इंक्लूडेड 9 मिलियन हैंड रिटन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. है ना, सो कितना बड़ा लाइब्रेरी था, है ना, यू जस्ट इमेजिन 9 मिलियन हैंड रिटन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रेजेंट देयर, मेकिंग इट द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट नॉलेज इन द वर्ल्ड. सो आप देख लो कितनी बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी. नोटेबल स्कॉलर्स और टीचर्स कौन कौन थे यहाँ पर, है ना? इट अट्रैक्टेड ओवर 10,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया. वी ऑल नो कि जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था इंडिया से, इट वेंट थ्रू ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया ऑल्सो. Scholars from across the world, including China, Korea, Japan, Tibet, Mongolia, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, विजिटेड टू द यूनिवर्सिटी. तो अगर इनमें से कोई भी नाम आपको दे देना कंट्री का ऑप्शन बना के कि इन इन जगह के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, तो टिक ऑल ऑफ देम, है ना, तो उसमें ऑल ऑफ देम के साथ ही जाना आप लोग, है ना, अगर पूछा जाता है ऐसा कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में. हिस्ट्री सजेस्ट दैट आर्यभट्ट, अब सिंस आर्यभट्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आर्यभट्ट द फादर ऑफ मैथमेटिक्स हु इन्वेंटेड जीरो has taught here. So Aryabhatta was a teacher here. Other notable teachers who taught were धर्मपाल एंड शीलभद्र. हमने यहाँ पर नाम देख लिया था उनका मेंटर में. ठीक है, सो 3 नाम याद रखेंगे, आर्यभट्ट, धर्मपाल और शीलभद्र. सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाए जाते थे मैंने बताया यहाँ पर. महायान, चलो मैंने बता ही दिया, है ना, महायान बुद्धिज्म का ये सेंटर था, है ना, महायान, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना आप लोग, महायान बुद्धिज्म का ये सेंटर था. और यहाँ सब्जेक्ट्स और जो भी सब्जेक्ट्स होते थे सारे पढ़ाए जाते थे ना, आयुर्वेदा हो गया, ग्रामर हो गया, इंडियन फिलोसफी होगी, एस्ट्रोनॉमी हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स हो गए ना, एवरीथिंग. तो अगर ऑप्शन में ऐसा रहे कि दीज सब्जेक्ट्स वर टॉट या, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता. नहीं, यूनिवर्सिटी है, इट्स अ वेरी बिग प्लेस, ऑल द सब्जेक्ट्स वर टॉट हियर ना, ऑल द बेसिक थिंग्स वर टॉट हियर. सो बिल्कुल उसमें कंफ्यूज नहीं होना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में. सिग्निफिकेंस क्या है? इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, है ना, तो यहाँ पर रेसिडेंस का भी जगह था ना, हॉस्टल्स थे, आप वहां पर रह के पढ़ सकते थे, है ना, मतलब रह के ही पढ़ते थे अंडर द मेंटरशिप ऑफ दीज स्कॉलर्स. दिस वॉज अ साइट फ्रॉम वेयर बुद्धिज्म एंड इट्स प्रिंसिपल spread around the world and in here many scholars were born. ठीक है, तो यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेस था कि यहाँ पर बुद्धिज्म के जो भी प्रिंसिपल्स थे, है ना, स्पेशली महायान बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स थे, that spread around the world from this particular नालंदा यूनिवर्सिटी, and here many scholars were born. just like आज के IITs IIMs देख लेना, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं, दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना. सुंदर पिचाई को ले लो आप, चाहे और भी जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं वर्ल्ड में, इंपॉर्टेंट कंपनीज के, या चाहे इवन इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, यू सी lot of important people. So similarly at that time Nalanda University was one such place, है ना, where from where lot of scholars were born. Like this place was so important. So this was all about Nalanda University. इसमें से जो भी फैक्ट्स मैंने बताए सारे आप ट्राई करिएगा रिमेंबर करने का, है ना. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना. नालंदा यूनिवर्सिटी को 12th सेंचुरी में किसने डिस्ट्रॉय किया और क्यों डिस्ट्रॉय किया? प्लीज ट्राई टू रीड दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, दिस इज अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, है ना. बिहार गवर्नमेंट काफी समय से, बिहार गवर्नमेंट भी और बिहार की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली आरजेडी या जो भी अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे वर डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. सो बेसिकली वैसे तो ये मेंस में पूछा जा सकता है, बट प्रीलिम्स में वी हैव टू सी फ्यू थिंग्स, है ना, फ्यू फैक्ट्स विच आई टेल यू हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि व्हाई दिस पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी इज डिमांडेड, है ना. सबसे पहला रीजन क्या है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम है, अराउंड 60,000 रुपीज पर ईयर है ना, अकॉर्डिंग टू द डाटा. बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफी कम है ना. हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, है ना, दीज थिंग्स, पॉवर्टी ले लो, है ना, दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी लो. वी ऑल नो दीज थिंग्स. सो दैट्स व्हाई वन ऑफ द डिमांड इज फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. फिस्कल सिचुएशन निगेटिवली इंपैक्टेड बाय बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट. सो वी ऑल नो कि बिहार का झारखंड के साथ बाइफर्केशन होने के बाद जो भी मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स थे वो सारे किधर शिफ्ट हो गए? झारखंड में शिफ्ट हो गए. तो बिहार के पास लैक ऑफ इंडस्ट्रीज है ना. वी ऑल रीड इन आवर मेंस पार्ट और इन जनरल ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग दिस कि जो इंडस्ट्रीज थी वो सारी झारखंड में चली गई. सो बिहार इज अगेन
devoid of industries. So this is also one of the reasons for demanding special category status. Then comes lack of adequate water resources for irrigation, especially South Bihar. ठीक है, वी सी ना फ्लड ड्राउट की समस्या होती है, तो फ्लड कहाँ होता है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में, और ड्राउट की समस्या कहाँ होती है? सदर्न पार्ट ऑफ बिहार में. सो यू डोंट हैव एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन. अगर हम एग्रीकल्चर को भी डेवलप करने की बात करें तो भी हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज की कमी है. ठीक है. देन यू हैव फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स, है ना, अभी आप देख ही रहे हो फ्लड का सिचुएशन कैसा है बिहार में, है ना. दूसरी बात, बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था 2022 में, उसमें यह पाया गया कि 1/3 ऑफ द पीपल लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन. सो 1/3 लोग जो बिहार में है, दे लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज इन डिमांड. सो दिस इज अगेन, दिस वाज रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और वो रिजेक्शन का कारण ये है कि 14th फाइनेंस कमीशन में इस पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटा ही दिया गया, है ना. दे हैव सेड कि हम एडिशनल फंडिंग आपको दे देंगे, बट द डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी, है ना, बिकॉज स्पेशल कैटेगरी जब आप स्टेटस देते हो तो देयर कम्स लॉट ऑफ प्रोविजंस आल्सो, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस व्हिच कम्स अलोंग विद द स्पेशल कैटेगरी पार्ट. सो दे सेड दैट कि आपको फंडिंग एक्स्ट्रा चाहिए, दैट हैज बीन गिवन. अभी हम अगले महीने के करंट अफेयर्स में देखेंगे तो वो फंडिंग बिहार गवर्नमेंट को मिल गई है ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट. लोकसभा में जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसके बाद बिहार को एडिशनल फंडिंग भी मिली है ना, दैट विल सी इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स. सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं ना. इट इज अ क्लासिफिकेशन ग्रांटेड टू सम स्टेट्स बाय द सेंटर. कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, टू असिस्ट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, है ना. ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज हो आपके स्टेट को या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो, हमने यहां देख लिया दोनों चीजें, सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल भी है. The scheme was introduced in 1969. This is an important fact. ना कभी स्टेटमेंट में पूछ ले कि the scheme was introduced in this year under this finance commission. So please remember it was introduced in 1969 on the recommendation of fifth finance commission, है ना. फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बनाया गया था, है ना. ये कैटेगरी बनाई गई थी. और इसको ग्रांट करने का क्राइटेरिया क्या क्या बताया गया था? फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू अ स्टेट: हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन. तो आपका अगर टेरेन डिफिकल्ट है, जैसे माउंटेनियस रीजन है ना, फॉर एग्जांपल सिक्किम है ना, फॉर एग्जांपल नागालैंड है ना. तो दी स्टेट्स हैव अ वेरी डिफरेंट टोपोग्राफी, ज्योग्राफी इज वेरी डिफरेंट, वेरी टफ, है ना. सो दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. लो पॉपुलेशन डेंसिटी, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है उस स्टेट में, देन यू कैन ग्रांट दिस पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, है ना. ट्राइबल पॉपुलेशन हो आपके वहां पर. स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अरुणाचल प्रदेश एग्जाम्पल, ठीक है. इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, है ना. तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो बहुत हैवी लेवल पे, है ना, जैसे बिहार में है ऑब्वियसली. नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, तो मतलब आपके जो स्टेट फाइनेंसेस हैं, मतलब स्टेट आपका जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है ना थ्रू बजट, है ना, थ्रू टैक्सेस, दैट इज इनसफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, है ना. उसको जो रेवेन्यू क्या कहते हैं उसको, द रेवेन्यू विच इट इज अर्निंग थ्रू द टैक्सेस and the expenditure which is required to for the development part, that is not sufficient, है ना. non viable nature of state finances, so that is another criteria for giving, that was another criteria for giving special category status. तो ये कुछ criteria थे जिनके बेसिस पे ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट किया जाता था, है ना. लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन, है ना, हैज डन अवे विद द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड 3 हिली स्टेट्स. सो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट्स को छोड़कर बाकी अगर कोई भी राज्य डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो उनको नहीं दिया जाएगा. ऐसा 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया. 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल लाइक इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड, है ना. इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है. इट्स ओनली अ रिकमेंडेशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस 14th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को या उनके जो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड बातें थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. सो अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रोविजन किसी भी स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना. इवन आंध्र प्रदेश वाज आल्सो डिमांडिंग, सो दैट इज आल्सो रिजेक्टेड. सो अभी प्रेजेंटली जो भी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है उनमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड. आप देख लो सारे नॉर्थ ईस्ट हैं या तो हिली स्टेट्स हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और
These are some of the facts, some of the reasons why special category status was demanded by Bihar government or the political parties in Bihar. Then we'll move on to the next important news article and news item, which was अबाउट द कोटा, है ना, जो रिजर्वेशन का कोटा इंक्रीज किया था बिहार गवर्नमेंट ने थ्रू एन एक्ट, उसको पटना हाईकोर्ट ने नलिफाई कर दिया और इसी वजह से आपका एग्जाम इतना पोस्टपोन्ड भी हुआ है अभी तक, है ना। सो इसमें बेसिकली दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कितना इंक्रीज किया गया था? 50% से 65% इंक्रीज किया गया था। टोटल रिजर्वेशन इस इंक्रीज के बाद कितना हो जाता? 75%, मतलब 25% कितना किसके लिए बचता? जनरल कैटेगरी के लिए बचता। पटना हाईकोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए इसको नलिफाई करने के लिए? इट इज वायलेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ 1992 इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द मैक्सिमम सीलिंग, है ना, मैक्सिमम सीलिंग रिजर्वेशन की कितनी होनी चाहिए? 50%। ये सबको पता है ना, जस्ट रिमेंबर दिस केस। अनदर थिंग विच दे टोल्ड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी अंडर 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज इन कोटा था, दिस वाज इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 14, 15 और 16। 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इट एंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 किस चीज से रिलेटेड है? इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये प्लेस ऑफ बर्थ आ गया ना। आर्टिकल 16 सेज it ensures equality of opportunity in public employment. So these three articles were violated because of this increase in the quota. Presently the case is in Supreme Court, है ना। इसके डिसीजन के बेसिस पे ही आपका जो भी रिजल्ट आएगा या जो भी इसमें चेंजेस होने होंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंक्रीज इन कोटा फॉर रिजर्वेशन। प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस मेंस के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ना, कि रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं या जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, फॉर अगेंस्ट, है ना, दीज थिंग्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। व्हेन वील कम टू मेंस वील सी दीज थिंग्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज। न्यू रामसार साइट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन बिहार। सो इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 5th June 2024। 5th June इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट वाज द थीम, है ना, थीम क्या था इस बार के इन्वायरमेंट डे का। अभी तक टोटल रामसार साइट्स बिहार में हो गई हैं 3, है ना। टोटल रामसार साइट्स इन बिहार इज नाउ 3। सो न्यू वन इज व्हाट? नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज विच इज लोकेटेड इन झाझा फॉरेस्ट एरिया ऑफ जमुई। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस नेम, है ना, दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। अब ये दोनों जो रामसार साइट्स हैं ना, बोथ आर बिल्ड ऑन मैनमेड वेटलैंड एंड रिजर्वायर और रिजर्वायर। सो दीज आर मैनमेड। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो कि ये दोनों मैनमेड रिजर्वायर पे बने हुए हैं, है ना। और मैनमेड रिजर्वायर कैसे? दिस इज बेस्ड ऑन नक्टी डैम। नक्टी डैम इज अ डैम विच वॉज मेड फॉर इरिगेशन पर्पस, सो इट इज अ मैनमेड डैम, है ना। और इस डैम के होने के बदौलत यहां पर जो बर्ड सेंचुरीज क्रिएट हुई, है ना, दीज आर नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज, और ये एक वेटलैंड का रूप ले लिया इसने, है ना। सो दीज टू आर न्यू वेटलैंड्स, रामसार वेटलैंड्स, है ना। वैसे तो वेटलैंड्स बहुत सारे हैं ना, वेटलैंड्स का मतलब बहुत ब्रॉड होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेटलैंड्स, बट जो रामसार साइट में डिक्लेयर्ड है, these two are the new ones. और another important news was like कवर लेक इज डिसअपियरिंग। तो ऐसा न्यूज में था कि कवर लेक जो है ना, जो विच इज द फर्स्ट रामसार साइट ऑफ बिहार। मैंने 3 बताया, 2 तो ये हो गए, 1, 2, और ये पहला वाला जो था वो कंवर लेक या कबरताल लेक, है ना। वी ऑल्सो कॉल इट एज कबरताल लेक विच इज इन बेगूसराय। सो दिस इज डिसअपियरिंग। डिसअपियरिंग के कारण क्या क्या है? एनक्रोचमेंट, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ लैंड, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ एम्बार्कमेंट अलोंग बूढ़ी गंडक रिवर, है ना। एम्बार्कमेंट्स का कंस्ट्रक्शन होने के कारण रिवर में जो, सॉरी, वेटलैंड में जो वाटर का सप्लाई है वो ब्लॉक हो रहा है। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ द डिसअपियरिंग ऑफ दिस लेक। सो अगेन मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रीलिम्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है? कवरताल लेक इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्रेश वाटर और एशियाज लार्जेस्ट, एवरीवन माइट हैव हर्ड अबाउट दिस। This is the first Ramsar site of Bihar. It was granted recognition in 2020 और 2024, यहाँ ये 2, ठीक है। तो ये 3 है जो रामसार साइट में। प्लीज याद रखना आप,
ऑप्शंस में बना के दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रामसर साइट, और भी लेक्स के नाम दे देगा, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज। वेटलैंड्स बहुत सारे हैं, रामसर साइट के अंदर डिक्लेयर्ड सिर्फ 3 है अभी। दिस पर्टिकुलर लेक, है ना, दिस पर्टिकुलर वेटलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। दिस हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है ना, इट्स द रूट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में दे स्टार्ट ट्रैवलिंग along a particular route and then they come and go back with the seasonal variation. So ये जो पर्टिकुलर कवर ताल लेक है ना, दिस इज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। दूसरी बात, रेसिडुअल ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड ड्यू टू मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर। सो ये जो कवर लेक है ये कैसे फॉर्म हुआ, इट्स अ रेसिडुअल लेक, है ना, रेसिडुअल लेक है। ऑक्सबो तो हमने देख ही लिया यहाँ पर, है ना। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू मियांड्रिंग, मियांड्रिंग तो एवरीवन नोस कि मियांड्रिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर। सो रिवर का नाम भी याद रखेंगे ना कि किस रिवर के मियांड्रिंग से ये फॉर्म हुआ है। अब इसमें जो पानी आता है, इस लेक में जो पानी आता है वो किन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के कारण आता है, मतलब किन रिवर्स के इकट्ठा होने के कारण आता है। 3 नदी है, गंडक, बिया और करे, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखना आप लोग, बिया और करे, पहली बार सुना होगा बट प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इस पर्टिकुलर लेक में, है ना, 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज मिलती हैं, ठीक है, 3 वल्चर की और 2 वाटर बर्ड्स की। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज इट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो यू मस्ट नो द नेम्स, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर। वाटर बर्ड्स, लैपविंग और बेयर्स पोचार्ड, ठीक है। तो ये 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो इस पर्टिकुलर लेक में मिलती हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो इस पर्टिकुलर लेक से रिलेवेंट है। वेटलैंड बहुत सारे हैं बिहार में, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ना, क्या वो रामसार साइट पूछ रहा है ना, रामसार वेटलैंड साइट पूछ रहा है। रामसार वेटलैंड साइट में सिर्फ 3 है टोटल, है ना, नागी, नकटी और दिस कंवर लेक। डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है ना कि दिस इज इन जमुई, दिस इज इन बेगूसराय, और जो भी लेक्स है ना, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं बिहार में, या जो भी वेटलैंड्स हैं इंपॉर्टेंट बिहार में, दोज थिंग्स ऑल्सो you just remember the name of the district mapping वाला पार्ट में we have already covered and we will almost try to cover those things also. अब कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस वन लाइनर फैक्ट्स, है ना। सुशील मोदी जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, ही पास्ड अवे। सो few facts related to him, he was the deputy chief minister and finance minister from 2005 to 2013 and then from 2017 to 2020. He was elected as the first time MLA in 1990 from Patna Central Assembly. ठीक है. He was the 14th Lok Sabha member of parliament from Bhagalpur constituency, and he played an important role in the formulation of goods and services tax. So he was part of that. So these are few facts related to Sushil Modi. Then comes Bihar's largest solar power plant. बिहार का largest solar power plant operational हुआ है कहां पर, किस डिस्ट्रिक्ट में, बांका डिस्ट्रिक्ट में. So this is just a one liner fact, just remember this. You can use this fact in your mains also. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है ना, उसमें क्या बताया गया कि बिहार रैंक्स लोएस्ट इन टेलीकॉम डेंसिटी, है ना। डेंसिटी कितनी है, 56.6%, और इसमें इसका मतलब क्या है, दैट इज ओनली 56.6% पीपल इन बिहार हैव कम्युनिकेशन सर्विसेज। आप देख लो, है ना। अभी हम ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना, यहाँ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर आप देख लो कि अभी भी, है ना, अभी भी कितनी कम्युनिकेशन सर्विसेज की कमी है ना। हाईएस्ट कहाँ का है टेलीकॉम डेंसिटी, दिल्ली में है, और नेशनल एवरेज कितना, 85.3538%, मतलब 85% पीपल जो इंडिया में है दे आर अवेलिंग this particular communication services, while in Bihar only 56.6% people have access to good communication services. So telecom density is still very poor in Bihar. Nothing important in this, just to understand कि अभी situation क्या है ना। चौसा थर्मल पावर प्लांट, है ना, it has started in बक्सर, है ना। So this is one liner fact.
2024 नटराज कला सम्मान हैज बीन गिवन टू प्रसाद रत्नेश्वर, है ना, ही इज अ थिएटर आर्टिस्ट। सो जस्ट रिमेंबर द नेम, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट, है ना, इसमें सपना सिन्हा, शी इज फ्रॉम बिहार, और इनका नाम फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में, एशिया की लिस्ट में इनका नाम है। नथिंग इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर। बिहार फर्स्ट एंटिक्विटीज कंजर्वेशन लैब कहां पर कंस्ट्रक्ट हुआ है? पटना म्यूजियम में। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। राम कुमार मलिक, है ना, ही वॉज अ ध्रुपद सिंगर ऑफ अमता घराना ऑफ दरभंगा, है ना, ही पास्ड अवे। सो जस्ट रिमेंबर दिस, अमता घराना ऑफ दरभंगा, एंड ही वॉज अ ध्रुपद सिंगर, है ना। इन केस बीपीएससी अगर एक वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, है ना, कि ही बिलोंग टू विच घराना और विच पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूजिक, so you remember he was a Drupad singer or Amata Gharana of Darbhanga, ना। He was already given Padma Shri in arts, है ना, already he was a recipient of Padma Shri in arts. खुशी कुमारी, है ना, she became the first female player from Bihar to be included in the under 20 Indian women volleyball team in last 50 years. So वैसे तो ये इसमें कुछ भी फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कि यहाँ पर लास्ट के 50 साल में पहली ऐसी महिला हुई है जो वॉलीबॉल टीम में सिलेक्ट हुई है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर प्रीलिम्स। श्रेयसी सिंह, है ना, शी इज द शूटर, और ये पेरिस ओलंपिक्स में सिलेक्ट हुई थी, है ना। शी इज द फर्स्ट एमएलए ऑफ इंडिया टू गेट सिलेक्टेड इन ओलंपिक्स। सो फर्स्ट एमएलए ऑफ इंडिया टू गेट सिलेक्टेड इन ओलंपिक्स, श्रेयसी सिंह। कहाँ की एमएलए हैं? जमुई की एमएलए हैं, शूटर हैं, ठीक है। ओनली एथलीट सिलेक्टेड इन ओलंपिक्स फ्रॉम बिहार, है ना। सो बिहार से सिर्फ यही सिलेक्ट हुई थी ओलंपिक्स के लिए। कैबिनेट, है ना, बिहार कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है मेट्रो के इनॉग्रेशन का। कहाँ कहाँ? मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, पटना में ऑलरेडी काम चल रहा है ना। सो दीज आर न्यू सिटीज इन विच मेट्रो सर्विसेज विल बी स्टार्टेड। So this was all from this the बिहार करंट अफेयर्स ऑफ मई एंड जून, है ना, 2 महीने का कंप्रिहेंसिवली कवर कर लिया। इनमें से सिर्फ जो काम की बातें मिली हैं सिर्फ उसी को इंक्लूड किया है, फालतू की बातों को छोड़ दिया है ना। सो दिस वाज ऑल, विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। अक्टूबर तक विल ट्राई टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट 2 सेशंस, है ना। विल क्लब 2 महीने का क्लब करके विल ट्राई टू कवर दिस Bihar current affairs and national current affairs. We have already started in our mentorship program. So those who want to join our personalized mentorship program, you can join. This is the detail, है ना. This is the detail for the next 60 days. है ना. In the next 60 days, if you are facing any difficulty with respect to strategizing your preparation, है ना, if you don't have any long-term plan, short-term plan, so you can always join this mentorship program. In this mentorship program, you will have 4 full-length tests based on the latest pattern, latest options, you know, whatever is the latest trend of BPSC from 6th to 9th. We'll have 4 full-length tests. Detailed discussion will be there. Current affairs, we are covering national current affairs from 2 to 3 sources. You know, GK Today we have already covered through lectures. We are covering other magazines also. And personal support in the form of any material you require, any strategy support you require, any emotional support you require, you will be getting all those things in this personalized mentorship program. So this personalized mentorship program will be completely run by me only. So there will be a limited number of seats. For now, in this week from 14th to 20th October, only 10 seats will be there. So those who want to join the program can join it at the earliest without making any delay. And you can always contact and talk to me before joining the program. This was all. Thank you. Thank you everyone for watching the video. If you have liked the content, do subscribe to the channel, and that's it. Thank you.